औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन, रमज़ान के इस मुबारक महीने में आप मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारी खुसूसी रमज़ान अल मुबारक ट्रांसमिशन देख रहे हैं और इस साल हमने इसका उन्वान रखा है एहसास, और आपका होस्ट इंजीनियर हुमैर मेमन हाजिर खिदमत। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है, जिसका मफ़हूम यह है कि हमने हर चीज़ को पानी से ज़िंदगी दी है। हमारी इस दुनिया में 70 से ज़ायद फीसद हिस्सा जो है वह पानी का है, जबकि हमारे जिस्म में भी 70% पानी मौजूद है। ये पानी कितना ज़रूरी है कि अगर ये पानी ना होता तो कायनात ही ना होती। पानी की कमी इस कायनात में हो रही है और पानी की कमी अक्सर हमारे जिस्म में भी होती रहती है, लेकिन अलमिया यह है कि हमें उसका एहसास नहीं होता। एक हदीस का मफहूम है कि तुम्हारे जिस्म पे भी तुम्हारा हक है। हमें जब ये ज़िंदगी और ये नेमत अता की तो हमें यह भी बताया गया है कि तुम्हें जो नेमत अता की है ज़िंदगी, अब इसका ख्याल भी तुम्हें रखना है। होता यह है कि हम बज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ों को गौर करते हैं, मगर हमारे अंदर जो टूट फूट हो रही होती है पानी की कमी की वजह से, उसको हम गौर नहीं करते। तो हमने सोचा कि किसी ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए और उनसे बात की जाए कि ये पानी कितना ज़रूरी है और हम पानी क्यों नहीं पी रहे। हमने इस प्रोग्राम का आज उन्वान रखा है एहसास सेहत और हमारी जिम्मेदारी, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारी मेमन बरादरी की एक फीमेल यूरोलॉजिस्ट मोहतरमा जनाब डॉक्टर हीरा भुम्बिया साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और क्या वाकई पानी बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड डेफिनेटली देखिए, पानी जिस तरह आपने फरमाया कि 70% पानी जो है हमारे दुनिया में भी है और 70% पानी हमारे जिस्म में भी है, तो इटसेल्फ ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि जब 70% किस चीज़ का पानी होगा तो डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट होगा। पानी हर चीज़ में हमारे जिस्म की रेगुलेशन में, ठीक है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट है, ब्लड फ्लो रेगुलेशन है, सेल्स के अंदर जो है वो सब पानी से रेगुलेट। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जिस्म के लिए भी। मैडम, ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक के महीने की मैं बात करूं, इससे पहले एक जनरल सवाल पूछना चाहता हूं कि हम पानी क्यों नहीं पीते? क्या उसका एक्सेस हमारे पास नहीं होता? ऑफिस में हम अपने डेस्क पे नहीं रखते हैं, या हम अपने घर में, या हमारा तसव्वुर ये कि किचन में जाके ही पानी पिएंगे? हमारे इतलाफ में जाम होते हैं, हमारे एक्सेस में हमारे पानी की बॉटल्स नहीं होती, तो क्या ये एक वजह होती है? देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। अब इस बात का जवाब ना हर आदमी अपने अंदाज से मुख्तलिफ देगा, पर मैं 2-3 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगी। एक तो आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे एक्सेस में नहीं होता, तो ये तो हमारी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि भाई अगर हमें मॉर्निंग टू, अगर हम इवनिंग ऑफिस जा रहे हैं या हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या हमारा कुछ ऑफिस टाइम है, तो उस टाइम पे हम पानी अपना किस तरह रेगुलेट करेंगे। ठीक है, आजकल तो खैर फैशन है बॉटल्स का, डिफरेंट कलरफुल बॉटल्स हैं, उस पर टाइमिंग्स भी लिखी हुई हैं, शायद इसीलिए टेम्परेचर आ जाता है। बिल्कुल, इसीलिए है कि रिमाइंडर हो रहा होता है हमें कि आपको पानी पीना है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम अपने साथ पानी कैरी नहीं करते तो फिर अगर हम कहीं और होते हैं तो हमें इस चीज़ का खदशा रहता है कि पानी कैसा होगा, अगर हम पिए ना पिए, उसकी क्वालिटी क्या है, तो इस वजह से भी हम अक्सर अवॉइड कर जाते हैं पानी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पानी पीना जो है वो हमारी एक आदत होती है। अगर ये आदत हमने नहीं बनाई दी, समझे, अगर मुझे आदत नहीं है सुबह से शाम पीने की, तो मुझे याद भी नहीं आएगा कि मुझे पानी पीना है, याद ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपनी आदत बनानी चाहिए पानी। बहुत अच्छी बात है, पानी पीने की आदत बनानी चाहिए। मैडम, रोज़ा हम रखते हैं और एक 12 घंटे 10 घंटे की फास्टिंग, उसमें हमारी किडनी पे क्या असर होता है? क्या, पहला सवाल, और क्या पानी की कमी हमारी किडनी को मुतासर कर रही होती है? देखिए, हम रोज़ा रखते हैं तो ये तो आपको पता है कि एक नेचुरल फिनोमेना है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है तो इसका मतलब है कि इटसेल्फ बहुत सिग्निफिकेंस होगी, राइट? तो अब इसमें यह है कि हमारी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारी किडनीज अफेक्ट होती हैं, या ये बोला जाए कि हम किस चीज़ की कोताहियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी अफेक्ट हो।
तो कोताहियाँ हम ये करते हैं कि अगर रोज़ा खुल गया हमारा और फिर भी हमने उतना पानी का इंटेक नहीं किया जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली हमारी किडनीज अफेक्ट होंगी। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट कितनी है? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिक्वायरमेंट कितनी है। अब हर कोई जब भी मेरी क्लिनिक जाता है या कोई बोलता है, अगर किसी को स्टोन वगैरह भी होते हैं तो कहते हैं कितना पानी पिए कि हमें ये प्रॉब्लम ना हो। तो इसको मेजर करने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है। उसको मेजर करने का तरीका ये है कि आपका यूरिन का कलर और पानी का कलर सेम होना चाहिए। वाह, ठीक है। अब वो शायद मेरे लिए कुछ और होगा, मेरे लिए शायद 2-3 ग्लास मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर दे, किसी दूसरे बंदे के लिए वो 6-7 ग्लास। ठीक है, तो हम पर्सनल इसी तरह रिक्वायरमेंट अपनी देख सकते हैं कि हमारे यूरिन का कलर और पानी का कलर। मैडम सवाल ये है कि लेट्स से मैं कहता हूँ 10 नंबर ऑफ ग्लासेस फॉर मी, वो एक साथ होंगे, अब उसको पूरे दिन में डिवाइड करूंगा। तो इसका सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए एतदाल जो है ना, एतदाल इज द वर्ड जिस पे हमें रहना चाहिए। वाह। अब आप ये कहें कि मैं 10 ग्लास है, मैं 10 ग्लास एक साथ पी लूँ, ठीक है, एक तो हम पी नहीं सकते, उसके बाद आपको नौजिया या मतली की होती है, ठीक है ना। तो वो एतदाल का मतलब ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट है एट द टाइम आप पिए, ठीक है। आधा ग्लास, 1 ग्लास, 2 ग्लास, इससे ज्यादा क्या ही पी लेता है बंदा एट अ टाइम ना। अब वो जबरदस्ती अगर आप पिए जिस तरह की पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, अगर तो आपने पूरे दिन नहीं पिया तो चले आप पी ले ताकि किडनी एक तरह से वॉश आउट हो जाए। बट ये आदतन बनाना कि एक टाइम 10 ग्लास पी लिया पूरा दिन नहीं पिया, तो इस तरह रेगुलेशन नहीं होती। एक तरीका ये भी हमारे राइज है कि हम इफ्तार के वक्त ढेर सारा पानी शरबत एक साथ पी लेते हैं। ये दुरुस्त है या हमें इसको मार्जिन देना चाहिए? शरबत उसका सही तरीका क्या है मैडम, ये बता दें। इफ्तार के वक्त पानी के यूसेज का सही तरीका क्या है? देखिए शरबत तो बिल्कुल ही जो है ना, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ऑलरेडी एक डिहाइड्रेटेड स्टेट में हमारी बॉडी है और आपने उसमें कंसंट्रेशन और डाल दी। कंसंट्रेशन का मतलब है शरबत डाल दिया आपने या कोई भी शुगर कंटेंट ड्रिंक्स डाल दी, कोई ये सारी चीजें आपने और कॉन्सेंट्रेटेड डाल दिया। अब आपकी किडनी अंडर स्ट्रेस है, ऑलरेडी पानी नहीं है, आपने इतना कॉन्सेंट्रेटेड चीज डाल दी, वो और सफर कर रही है। अब पीने का तरीका क्या है? पीने का तरीका ये है कि आपने इफ्तारी करी अपनी, आपने 1 ग्लास पिया पानी, ठीक है। खाने से पहले पीना चाहिए पानी और मैक्सिमम खाने के दरमियान, एंड में नहीं पीना चाहिए, एंड में नहीं पीना, ठीक है। तो ये जो हमारी सुन्नत है हम इसी को फॉलो कर सकते हैं। अब हमने 2-3 ग्लास पी लिए इफ्तारी के टाइम पे, फिर हमने 1 घंटे का आधे घंटे का ब्रेक दे दिया। अब आपके पास टाइम हो गया इशा और तरावी का ना, तो उसके दरमियान आप हर रकात के बीच में आप लेते रहे अपनी इंटेक। तो तकरीबन मेरे ख्याल से जब तक 20 रकातें पूरी होती हैं आपका पानी का इंटेक पूरा 5 गिलास आप पी लेंगे। सही बात। तो मैडम आप ये कहना चाह रही हैं कि कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स और केमिकल ओरिएंटेड जितने भी कंपोजिशन है वो उससे इज्तनाब करना चाहिए, जितनी कॉन्सेंट्रेटेड चीजें, जितनी अब वो उसमें आप ये जो आजकल एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं वो बच्चों में बहुत फेमस हैं, इवन फ्लेवर्ड ड्रिंक्स आती हैं, फ्लेवर्ड शरबत आते हैं, ये सारी चीजें कॉन्सेंट्रेट, इसमें शुगर है, शुगर आपकी बॉडी को और डिहाइड्रेटेड स्टेट में। एक पेशेंट में जो किडनी का पेशेंट है तो क्या वो रोजा रख सकता है? इफ यस तो किन सूरतों में उसको रखना चाहिए, उसके क्या सिम्टम्स होने चाहिए और उसको कोई ऐसी केयर करनी चाहिए इफ्तार के वक्त? देखिए किडनी के पेशेंट का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। 2 किस्म के किडनी के पेशेंट होते हैं। एक जो सर्जिकल होते हैं, जो हम यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं, ठीक है। सर्जिकल का मतलब है कि अगर स्टोन हो गया उनको या उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनका फ्लो कम हो रहा है या कोई कैंसर है, तो वो हम यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। अगर किडनी का इटसेल्फ इफादियत कम हो गई है, ठीक है, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट डील करते हैं, वो होते हैं गुर्दे के दवाई वाले डॉक्टर। सही। अब जिनकी इफादियत कम हो गई है उनके अंदर मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, ठीक है। जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं जिसके अंदर वो मेडिसिन पे कंट्रोल होते हैं और जिनके अंदर एक रिक्वायरमेंट दी हुई होती है पानी की, अगर वो अपनी सारी मेडिसिन और अपनी पानी की रिक्वायरमेंट एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस अगर वो कंटिन्यू करते हैं, दे कैन फास्ट। और हर पेशेंट को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक ही अमल करें, क्योंकि केस टू केस वेरी करता है और उनके स्टेजेस के हिसाब से भी वेरी करता है, ठीक है। अब जो हमारे पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिनको स्टोन्स का इश्यूज हैं या जिनको पहले पथरी हो चुकी है अब निकल चुकी है, तो उनके लिए तो कोई ऐसी जो है ममानियत नहीं है रोज़े रखने की। वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं, अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें, क्योंकि देखिए जब हम रमज़ान होते हैं ना तो पानी का इंटेक कम हो जाता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम वापस आता है उसका। तो फिर अब ये है कि अगर आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें, आप कोशिश करें कि आप ये शुगरी ड्रिंक्स से अपने आप को बचाएं तो बेहतर रहेगा। इन चीज़ों से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले
शऊर मौजूद हो। अच्छा मैडम, मैं ये देखता हूँ कि जो ये बीमारियां हैं किडनी की या यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियां वो नज़र नहीं आती, वो अंदर होती है, फिर हम एट द एंड जब उसको फील करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती। मैं चाहता हूँ कि अब हमारे नाज़रीन को कुछ सिम्टम्स बताएं कि इससे क्या बॉडी में चेंजेस होती हैं कि जिससे वो उसको गैज कर सके कि मुझे यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यूरोलॉजिस्ट के पास आती है ना, वो होते हैं यूरिन के सिम्टम्स। ठीक है, अगर आपके पेशाब में जलन है, खून आ रहा है, तकलीफ है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि आपको एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है और एक यूरोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व। जो हमारे पास ज़्यादातर अगर किडनी स्टोन्स की आप बात करें या ब्लैडर स्टोन्स की बात करें, तो उसमें ये होता है कि यूरिन आने में मसला होता है उनको, पेशाब में खून आता है, दर्द होता है, आपके सीधे उल्टे जो है गुर्दे में दर्द तकलीफ होगी, आपके मसाने में दर्द तकलीफ होगी, तो फिर ऑब्वियसली आपको आइडिया हो जाता है कि ये। और जब यह सिम्टम आप फील करें तो डू नॉट डिले, बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू कंसल्ट एज सून एज पॉसिबल। मैंने देखा कि हम डिले बहुत कर रहे थे, शायद यूरोलॉजी के पास जाना अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता, या देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात है ये इस माशरे में राइट टैबू है शायद। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिलीज में भी बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि लोगों को पता नहीं है किस चीज के लिए किस डॉक्टर को कंसल्ट, ठीक है, क्योंकि जो नाम, जैसे आप यूरोलॉजिस्ट है, कोई आम बंदे को पता ही नहीं होगा कि गुर्दे का सर्जन है, और अगर गुर्दे की दवाई वाले डॉक्टर की जरूरत है तो उसका नाम नेफ्रोलॉजिस्ट है, अगर आंखों वाला है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। अब उसके अंदर भी इतनी कैटेगरीज हैं, तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि बहुत एजुकेटेड फैमिलीज को भी इन टर्म्स का नहीं पता, इसीलिए वो मेरे ख्याल से पीछे रहते। मैडम, जब हमें रोजा रखने का हुक्म दिया तो कुरान ने हमें एक बात भी बताई है कि तुम्हें इसलिए भी हुक्म दिया कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा इख्तियार करो, तुम्हारा जो जाहिर है वो बहुत साफ सुथरा हो जाए, गुनाहों से बच जाए। क्या ये महीना हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी सेहत को भी उसी तरीके से रिवाइव कर सकते हैं? इफ यस, तो किस तरीके से? देखिए, बहुत अच्छा महीना है कि वाकई हम स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि हम एक टाइम पे खाना खाते हैं और सोने से बहुत पहले खाना खाते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल लाइफ में हम शायद बहुत डिले करके खाना खाते हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉट इन अ ट्रेडिशन, हम बिल्कुल सोते वक्त जो है ना, उसका भी बताइए। हाँ, ये मैं चाह रहा था कि हमें जो हुक्म दिया है ना, वो तो ये दिया है कि मैडम पहले आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए वो बताइए। वही मैं कह रही हूँ, हमें तो ये हुक्म दिया ना कि हमें सहरी करनी है और इफ्तारी करनी है। हमें ये नहीं कहा इफ्तारी के बाद डिनर भी करनी है। हाँ, बहुत अच्छा। तो हमें सहरी करनी है और हमें इफ्तारी करनी है। इफ्तारी का टाइम इतना आइडियल है कि नॉर्मली आप वेस्टर्न में भी देखें ना, तो वो लोग 6-7 बजे खाना खा लेते हैं। हमारा मगरिब का टाइम ही वही है, तो यानी कि इफ्तारी के टाइम पे अगर खाना खा लेंगे तो बाय द टाइम यू स्लीप आपका डाइजेशन हो चुका होगा, ठीक है। पर हमारे कल्चर में अब ये आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। अब आइडियल सिचुएशन में एक और भी चीज़ है कि हमें, अगर हम खा रहे हैं तो हम एतदाल से खाएं, ठीक है। ज़रूर बहुत शौक हो तो लोगों को फ्राई आइटम्स खाने का, मीठे आइटम्स खाने का, आप खाएं, ठीक है। अगर सब चीज़ों को मना कर देंगे तो कहेंगे कि हमें जिंदा रहने की क्या जरूरत है। आप खाइए ड्यू टू सम एक्सटेंट, हाँ बिल्कुल, एतदाल, एक चीज़ खाइए, एक दिन में एक चीज़ खाइए, दूसरे दिन दूसरी चीज़ खाइए, ठीक है। उसी वक्त डिनर भी कर लीजिए अपना, ताकि ये कि एक ही टाइम आपका पेट भर गया, अब आपकी बॉडी को टाइम मिल गया उसको डाइजेस्ट तो ये आइडियल सिचुएशन है। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेट है कि रमज़ान का महीना आता है और सबको लगता है खाने का महीना, तो हमारे फ्रूट्स के दाम भी बढ़ जाते हैं, हमारी दालों के दाम भी बढ़ जाते हैं, हमारे घर में फ्राई आइटम्स जो नॉर्मली नहीं होते वो इफ्तार के टेबल पे ज़रूर होते हैं। अच्छा, फिर वो अलग होते हैं, डिनर का एहतमाम अलग होता है, ठीक है। और वो अनफॉर्चुनेट इतना हो जाता है कि नमाज जब आपने पढ़ ली उसके बाद जब खा रहे हैं तो आप और लेट खा रहे हैं, यानी कि 11 जो लोग 10 बजे भी खा रहे थे अब वो 11-12 बजे खा रहे हैं, तो वो और उल्टा निज़ाम चलना शुरू होता है। इसीलिए लोग एसिडिटी की कंप्लेन करते हैं, डिहाइड्रेशन की कंप्लेन करते हैं, तबीयतें ख़राब हो जाती है लोगों की रमज़ानों में, ये सारे रीज़न। और नाज़रीन इकराम, यही होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें गाइडलाइन बताई है, जो शरीयत ने हमें गाइडलाइन बताई है, और फिर जो सेहत के उसूल जो हमें डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, जो गाइडलाइन रेकमेंड करते हैं, हम जब उनको छोड़कर अपनी गाइडलाइन, अपने तय गाइडलाइन तस्वुर करते हो, फिर ये मामला ख़राब हो जाता है। और मेमन बरादरी में तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि फ्राई आइटम भी 3 से 4 एक साथ होते हैं कि जी अब्बू को ये पसंद है तो बड़े भाई के लिए ये, तो बहन के लिए ये। इससे इज्तनाब करना चाहिए, ये इसराफ भी है, और आपके पेट ने वही खाना है जितनी उसमें जगह है। ओवर ईटिंग भी बहुत सारे मसाइल को जन्म देती है, और बहुत सारी बीमारियों की इनिशियल स्टेज
ओवर ईटिंग है, क्योंकि हमें कुरान में हुक्म दिया गया कि पाक साफ सुथरी चीज़ें खाओ और हद से ना भरो। बिल्कुल। एतदाल, बहुत ही अच्छा वर्ड मैडम ने यूज़ किया कि एतदाल में रहना चाहिए। मैडम हमारी खवातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं इस महीने में, हमें तो हुक्म ये दिया गया है कि बीमार जो है वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, तो बीमारी का लेवल वही डॉक्टर की रिकमेंडेशन होगी, वेरी टू वेरी। मुझे ये बताइए कि हमारी खवातीन बहुत मसरूफ़ होती हैं, तो वो किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखें? क्या ये उसूल सबके लिए जनरलाइज होता है या फिर हमारी जो खवातीन हैं उनके लिए स्पेशल कुछ और रिकमेंडेशंस भी हैं? देखिए, रोजा तो मर्द औरत हम्म, इक्वली है। बिल्कुल। अब जिस तरह बीमारी की आपने बात की तो वो तो केस टू केस वेरी करता है। प्रेगनेंसी की अगर फीमेल की बात करें तो देखिए, प्रेगनेंसी तो एक नेचुरल फिनोमेना है एंड जो है उसमें एक नेचुरल लाइफ इंसान गुजारता है, तो उसके अंदर भी कोई ममानियत नहीं है रोज़ा रखने की। आप इजीली रोज़ा रख सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें, अपना डाइट इंटेक अच्छा रखें, जो चीज़ें आपको और बेबी को फ़ायदेमंद देती हैं वो चीज़ें खाएं, तो आई थिंक बहुत आसानी से रमज़ान गुजर जाता है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। फीमेल्स का भी अगेन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मर्द और औरत दोनों क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अच्छी चीज़ें खा रही हैं आपका रमज़ान अच्छा गुजरेगा। अगर आपने ऐसी चीज़ें खा रही हैं जो आपको सेहत में ऑब्वियसली डिटोरेशन दे रही है तो फिर आपका रमज़ान बुरा गुजरेगा। बट मैं डिटोरेशन का शऊर किस तरीके से, खास तौर पे यूरोलॉजिस्ट को जो बीमारियां होती है, मैं बार बार डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने सिम्टम बताया वो तो बहुत बज़ाहिर सिम्टम है, लेकिन इससे पहले भी तो कुछ स्टेजेस होते होंगे ना यहाँ पहुँचने के लिए, उसके प्रिकॉशंस किस तरीके से हो? यूरोलॉजिस्ट के पास तो मैं आपको कहूँ सिर्फ एक ही सोल्यूशन है फॉर एवरीथिंग, ड्रिंक इनफ वाटर। ड्रिंक इनफ, वाह, ठीक है ना। अब वही आपको मैंने एक क्राइटेरिया बता दिया आपने कैसे चेक करना है। उससे आप स्टोन से भी बचते हैं, उससे आप इन्फेक्शन से भी बचते हैं, उससे आप जो है बाकी सारा जो आपका किडनी की डिहाइड्रेशन होती है आप उससे भी बचते हैं। तो जो बेसिक हमारा है ना वो पानी। इस महीने की एक अच्छी बात यह भी है मैम कि फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इंटेक होना, जो हमारे मौसमी फ्रूट्स होते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू टेक फ्रूट्स। हमारे यहाँ इफ्तार में लिया जाता है, क्या अगर हम इसको सहरी के वक्त खाएं और तरावी के बाद भी खाएं तो इसकी परसेंटेज बढ़ाने से हमारे सेहत पे क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए, मैं फिर से यही कहूँगी एतदाल। अच्छा, अगर हमने ना कोई भी चीज़ का एक्सेस किया, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी। अब रीज़न क्या है, अगर आपने सहरी के टाइम पे लिया, इफ्तारी के टाइम पे लिया तो आपने फाइबर इंटेक किया, उसके साथ आपने शुगरी कंटेंट जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, ठीक है, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है इन फ्रूट्स के साथ ना, आपने ले लिया, डाइजेस्ट हो गया। अब आपने यही चीज़ रात को 10 बजे लिया, 11 बजे, उसका डाइजेशन आपका स्लो हुआ है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हुआ है, तो ऑब्वियसली ये शुगरी कंटेंट आपकी शुगर लेवल बढ़ाएगी। फिर जिस तरह एज बढ़ती रहेगी आपका इंसुलिन लेवल कम होगा, आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। आप सहरी में भी ले सकते हैं, सहरी में अगर आप ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है उस वक्त भी ना। आपने सहरी में ले लिया, फाइबर सुक्रोज डाइजेस्ट हो गया एंड दैट्स इट, क्योंकि वो आपके पूरा दिन होता है डाइजेस्ट करने का। यस, एक लंबा दिन होता है। तो अब आपने अगर इस तरह लेना है तो आपने थोड़ा सहरी में ले लिया, थोड़ा इफ्तारी में ले लिया, दैट्स फाइन, बट जूसेस नहीं लीजिएगा इसके, क्योंकि अगर आप जूसेस लेते हैं तो फाइबर कंटेंट हट जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जब आप ये पूरा लेंगे क्यूब्स में काट के तो उसमें फाइबर कंटेंट होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है हमारे कुछ लोगों का, इट इज़ रिलेटेड टू शुगर कंटेंट? नॉट रियली। यूरिक एसिड जो ना हमारा किन किन चीज़ों से बड़ा होता है, यूरिक एसिड हमारा जो हम इसराफ करते हैं ना अपने गोश्त के साथ, एवरीडे हमें गोश्त खाना है, अब वो चाहे छोटे का हो बड़े का हो, आपने एवरीडे अगर खा रहे हैं आप तो आपको यूरिक एसिड आपका बढ़ेगा। सेकेंडली जब आप बात करें हमारे अच्छा लेंटिल्स के अंदर जो दालें होती हैं उसके अंदर भी यूरिक एसिड, ठीक है, चिकपीस जो चनों का इस्तेमाल रमजानों में, छोले, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी ये सब चीज़ें। और फिर सेकेंडली आपने वाटर इंटेक कम किया तो बॉडी से फ्लश आउट भी नहीं हो रहा, तो फिर यूरिक एसिड जाहिर सी बात है आपका बढ़ेगा। मैडम क्या क्या डिज़ाइन होनी चाहिए जो हमें हमारी किडनी को, हमारे गुर्दों को, हमारे फेफड़ों को, हमारे पूरे उस निज़ाम को मुतदल रखे, जिससे मुझे यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पेश ना है? मैं चाहता हूँ मुझे वो ग़िज़ाएँ बताएं, क्योंकि हमारे नाज़रीन को इस चीज़ की समझ ही नहीं होती, ना हमारे घर में डिस्कशन होती है, ना हम ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं जिससे हमें शऊर हासिल हो। तो मैं चाहता हूँ कि समअप कर दें कि वो कौन सी ग़िज़ा हैं जो हम इस महीने में और थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल करें तो हमारी किडनी और इससे रिलेटेड जितने मसाइल हैं वो उसका सामना हमें ना करना पड़े।
अच्छा, पहले तो मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूँगी जी। ठीक है। मिथ सबसे बड़ी होती है कि जिनको किडनी पेशेंट्स को स्टोन्स होते हैं ना, वो कहते हैं आप ये पालक ना खाएं, आप सब्जियां ना खाएं। देखिए, ये ना खाने से तो आपने अपनी बॉडी को जो है इन सब चीज़ों से महरूम कर दिया ना, ठीक है ना। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर होती हैं, ये मिट्टी के अंदर होती है, तो इसके अंदर डर्ट होता है। अब आप इसको धोएं, ठीक है। एक बार धोने से वो साफ़ नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली, तो आपने उसको 3-4 बार भिगो के रखना है, धोना है, उसको प्रॉपर क्लीन करना है। फिर मेरे हिसाब से आप स्पिनच भी खाएं, ठीक है। आपने जो भी ज़मीन की उगी हुई सब्जियां खानी है आप खाएं, उससे पत्थर डायरेक्ट नहीं बनेगा। पत्थर बनता है अगर उसमें रेती रह जाए। अब जी बिल्कुल। तो अब आपने ये, इसलिए ये मिथ मुझे क्लियर करनी थी, ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं क्या खाना चाहिए। देखिए, खाने के लिए दालें अच्छी हैं, गोश्त अच्छा है, सब्जी अच्छी है, फ्रूट्स अच्छा है, सब अच्छा है। पर एक दिन में एक चीज़, अगर आप दाल खा रहे हैं तो आप गोश्त ना खाएं, क्योंकि दाल भी प्रोटीन है, गोश्त भी प्रोटीन है, अंडा भी प्रोटीन है। आपने एक दिन में इतना प्रोटीन खा लिया तो जाहिर सी बात है वो कॉन्सेंट्रेट करेगा। जी, ठीक है ना। तो हर चीज़ का एतदाल करें। आप थोड़ा सा सब्जी खा लें, ठीक है, थोड़ा आपने गोश्त खा लिया, फिर आपने किसी दिन दाल खा लिया, फ्रूट्स खा लिए, तो अब रोज छोले बना के ना खाएं, ऑल्टरनेट डेज पे खा लें, ठीक है। रोज फ्रूट चाट बना के ना खाएं, ऑल्टरनेट डेज पे खा लें। तो ज़रूरी नहीं है कि जो है दस्तरखान पे 10 किस्म की डिश लगी हुई हो तो ही आपका रोज़ा इफ्तार होगा। मैडम, अनफॉर्चुनेट ये देखा गया कि हमारे यहाँ पर छालिया और उससे रिलेटेड गुटखा और दूसरी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो क्या करते हैं हमारे मर्द हजरात, रोज़े के फ़ौरन बाद उसका इंटेक करते हैं। तो ये चीज़ों का इंटेक क्या हमारी किडनी में स्टोन की वजह होता है और इससे रिलेटेड दूसरे मसाइल जन्म लेते हैं? मैं जो है इस पे एक मिथ है, अच्छा, ठीक है, पर मिथ मैं क्लियर करूँ ना करूँ, अगर आप उसकी अपोजिट क्लियर करेंगे तो शायद फिर उसका इंटेक बढ़ सकता है। ये इसीलिए मैं जो है रेजिस्ट कर रही हूँ। पर देखिए, मिथ है ये, डायरेक्ट छालिया खाने से नहीं, स्टोन्स नहीं बनते। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस ये है कि जब आप ये छालियाँ यहाँ रखते हैं ना, तो आपके मुंह के अंदर का हिस्सा, ठीक है, उसमें कैंसर हो जाता है। उसमें कैंसर होता है। और ये कैंसर नॉर्मल कैंसर नहीं है। ये कैंसर ऐसा नहीं कि आप दवाइयाँ खाएंगे ये सही हो जाएगा। इस कैंसर को ट्रीट करने के लिए आपको पूरा हिस्सा निकलवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही डेंजरस किस्म की इसकी सर्जरीज हैं ऑब्वियसली, जिनको अनफॉर्चुनेट इसके अंडरगो होना पड़ता है। बट अगर आप अपने आप को बचाएंगे इससे, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अच्छी नहीं गुजारेंगे मैडम। पर स्टोन बनने की बुनियादी वजह क्या है? क्या इस महीने की हमारी जो कोताहियां हैं वो भी रीजन हो सकती है हमारी किडनी में स्टोन बनने की? देखिए, किडनी स्टोन ना एक मंथ में नहीं बनता, ठीक है। ये हमारी किडनी की टेंडेंसी है, यानी कि जो किडनी से, जो हमारी किडनी एक समझे जाली है, फिल्टर है, ठीक है। अब उसके ऊपर से जो हम पास कर रहे हैं ओवर द ईयर, उसका रिजल्ट है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली सामने इसलिए रमजान में आता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हुई, वो गुर्दे और जम गए और वो स्टोन क्रिएट, ठीक है। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जो कराची है और ये सिंध है, ये स्टोन बेल्ट पे है, यानी कि वी आर अनफॉर्चुनेट टू हैव दिस डिजीज। हमारी सारी मतलब सिटीज़ में ना, जो जैकबाबाद है, सक्खर है, कराची है, इन सब जगहों पे हमारी पानी की ख़राबी, हमारी मिट्टी ऐसी, तो हमें ये स्टोन्स हो सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि अनोखी होगी। हम अवॉइड कैसे, व्हिच मींस कि जस्ट प्लीज हम अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि हम अपना वाटर इनटेक, मैं यही कह रहा हूं, अच्छा, वाटर इनटेक बेटर करें। और वाटर क्वालिटी बिल्कुल। देखिए, हम सबको पता है कराची में कैसा पानी आता है, ठीक है। अब हर कोई हर वक्त मिनरल वाटर नहीं पी सकता, अफोर्ड भी नहीं कर सकता मैडम, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एंड मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है कि मिनरल वाटर से कभी कभी प्यास भी नहीं बुझती, क्योंकि हम इतने आदी हो गए नॉर्मल वाटर पीने। मुझे तो ये फीलिंग आती है अगर मैं किसी अच्छी कंपनी के अलावा लोकल मिनरल वाटर पीऊं तो मुझे लगता है कि शायद वो मिनरल वाटर है भी नहीं। डेफिनेटली, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या कहाँ कौन से फिल्टर प्लांट्स हैं, कैसे। बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने घर में पानी उबालें और उसका इस्तेमाल करें। पानी उबालें, बिल्कुल, उसको ठंडा होने दें। और ये इतना आसान सा एक तरीका है कि इसमें हर कोई अफोर्ड कर सकता है। शर्त ये कि गैस आनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि हम उसमें ये नहीं कर सकते कि हमें एक वे आउट निकालना है। वे आउट, बहुत अच्छी बात, यस, हमें वे आउट निकालना। और नाज़रीन, हमें यही इसी कराची की कंडीशंस में रहते हुए अपने आप को अपने सेहत का ख्याल रखना। कभी तो आती है, ऐसा नहीं होता पूरा दिन नहीं, कभी तो आती है। जब हम नहाने के लिए पानी गर्म रख सकते हैं तो पीने के लिए तो अवलिन तरजीह हमारी होनी चाहिए। अच्छा मैडम, ये है कि कहा जाता है कि अगर आपका निज़ाम हाजमा ठीक नहीं है
तो आप 72 बीमारी अपने साथ लेके घूम रहे हैं। तो इसकी बुनियाद ये मिथ है या ये दुरुस्त है? अगर है तो इससे किस तरीके से निजात हासिल की जाए? देखिए, जो आपका हाजमा है ना, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है, यानी कि अगर आपको कब्ज है, ठीक है, तो वो उमुल मर्ज है। अच्छा। ठीक है, सारी बीमारियों की जो जड़ है ना, वो एक कॉन्स्टिपेशन है, दूसरा डायबिटीज़ है। ठीक है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर आप किसी को पूछे ना कि आपको कब्ज है, तो वो कहेंगे नहीं। तो अब मैंने तो ये करना शुरू कर दिया कि मैंने लोगों को प्रूफ करना शुरू कर दिया। हम एक एक्सरे करवाते हैं पेट का, उसमें हमें दिख जाता है कि गैसेस कितनी हैं। ठीक है, तो अब लोगों को प्रूफ करना पड़ता है कि भाई आपको कॉन्स्टिपेशन है, और जब वो उस चीज़ का ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। वाह, ये महीना हमें लाइक प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी कि हम इससे गेट रिड ऑफ दिस। बिल्कुल। देखिए, कॉन्स्टिपेशन आपको क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन आपको इसलिए होता है कि आपका वाटर इनटेक कम है, सेकेंडली आपका फाइबर इनटेक कम है, और थर्ड आपका टाइमिंग बहुत बुरा है खाना खाने का। टाइमिंग बहुत बुरा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना हमारी किस तरह सही हो सकती है रमजान में कि हम फ्रूट्स ऑलरेडी बहुत, पानी का हमने डिस्कस कर लिया हमें किस तरह, बिल्कुल, और टाइमिंग ऑफ फूड। ठीक है, अगर हमने इफ्तारी में डिनर और इफ्तारी दोनों टाइम कर ली तो आपका टाइमिंग बेहतर हो जाएगा, तो आपका एक रेगुलेशन में आ जाएगा। रेगुलेशन, और इसी रेगुलेशन को फिर हमें थ्रू आउट द ईयर चलाना होगा। देखिए, हम यहाँ पाकिस्तान में जो है ना क्या करते हैं कि जब पेरेंट्स आएंगे या जब फादर आएंगे तब खाना खाएंगे। अब कुछ लोगों की जो है दुकान से आई नहीं है 12 बजे तक। हाँ, कुछ लोगों की दुकान का टाइम ही दोपहर 1 बजे शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है रोज रात को 12 बजे आएंगे। हाँ, तो फिर जाहिर सी बात है उनका खाने का टाइम ही तरह है। कुछ लोगों का कुछ बहुत, मेरे ख्याल से बहुत कम, जैसा कि अगर बैंकर की फैमिली है या जिनके जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जिनकी जॉब है, उनका मुझे लगता है रात को फिर भी शायद 8 बजे खाना हो जाता हो, बाकी बहुत मुश्किल है। तो अगर हम हमारा ये रेगुलेशन बेहतर हो जाए ना टाइमिंग का, कि हम 8 बजे या 7 बजे मगरिब के टाइम पे अगर हम खाना खा लें, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें बेहतर। इसका मतलब हमारी जो बीमारियां वो सेल्फ जनरेटेड बीमारियां हैं। बिल्कुल, यानी हम खुद लेके फिर रहे हैं। अगर हमसे अपनी रूटीन में तब्दील लाएं तो बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल हो सकता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि अब जो है अर्लियर एज में लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। मुझे तो बहुत हैरानगी होती है कि इतनी कम उम्र के लोग डायबिटीज का शिकार होते हैं, हालांकि उनकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, दे आर फाइनेंशियली साउंड, बिजनेस ठीक है, लेकिन डायबिटीज का शिकार है। और फिर लोग कहते हैं कि जो ना हमारी फैमिली में मोटापा है या हमारा जेनेटिक्स है। देखिए, जेनेटिक्स अपना रोल प्ले करता है, पर हम खुद क्या कर रहे हैं। आपका विल पावर और आपकी रूटीन जेनेटिक्स के रोल प्ले को रोक सकती है। मैंने देखा है कि लोग रुकते हैं। और जब हमें पता है कि अगर हमारा जेनेटिक्स है, यानी कि मेरी फादर को भी शुगर है, मेरी मदर को भी शुगर है, मेरी ग्रैंड पेरेंट्स को भी शुगर थी दोनों तरफ, तो अगर मुझे शुगर फिर आनी है, ठीक है, जेनेटिक्स विल प्ले अ रोल। पर अगर जब मुझे पता है कि मुझे आनी है, तो अब मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे ये करने की जरूरत है कि मैं अपना शुगरी इंटेक को कंट्रोल रखूं, मैं अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को रखूं। बेटा, ये वॉकिंग करूं। एक्सरसाइज कितना रोल प्ले करता है यूरोलॉजी, ये बीमारियों से रोकथाम के लिए, खासतौर पे गुर्दे की और इन सारी बीमारियों से रोकथाम के लिए एक्सरसाइज एक रोल प्ले करता है? अगर यस, तो रमजान में किस तरीके से उसको हम करें? देखिए, रमजान में तो मुझे तो बहुत आइडियल लगता है एक्सरसाइज करना। अच्छा। एक्सरसाइज डेफिनेटली एक रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी फिजिकल वेलबींग ना एक्सरसाइज पे डिपेंड है। एवरी डे 30 to 40 मिनट्स ऑफ एनी एक्सरसाइज, चाहे आप ब्रेस्ट वॉकिंग करें, चाहे आप कोई मशीन एक्सरसाइज करें, चाहे आप सेल्फ एक्सरसाइज करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप एरोबिक्स करें, चाहे आप जुम्बा करें, जो एक्सरसाइज आपको करनी है, जो आपकी बॉडी को आपको लगता है फिट है, आप करें। ठीक है, ये चीज़ें आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है, आपके स्वेट सिस्टम को रेगुलेट करती है, आपकी डाइजेशन को रेगुलेट करती है, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाती है, आपके हार्मोन्स, आपको हैप्पी हार्मोन्स देती है। यू फील हैप्पी आफ्टर इट बिकॉज़ यू आर एनर्जेटिक करते हैं। हम हैप्पी फील करते हैं क्योंकि देखिए 2 घंटे आप घर से बाहर हैं, बेगम से बात नहीं कर, यू फील हैप्पी। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन हार्मोन्स अच्छा, मतलब बहुत हैप्पी करते हैं। हमने डायबिटीज की बात की, माशरे में ये बात बहुत ज्यादा होती है। अनफॉर्चुनेटली यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड मसाइल की बात नहीं होती। डू यू थिंक इट इज हाई टाइम टू डिस्कस इन आवर फैमिली? देखिए, अगर हम बीमारी को बीमारी की तरह लें, और हम देखिए हमारी फील्ड में तो मेल और फीमेल को हम डिस्टिंग्विश नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, वरना तो हाँ, हमारे पास कोई मेल पेशेंट आएगा तो विल नॉट से कि मेल पेशेंट सही बात है, या कोई मेल पेशेंट ये सोचे कि ये फीमेल डॉक्टर है, हम इसको नहीं दिखा सकते। तो हमारी फील्ड में वी कांट थिंक लाइक दिस। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखिए हर चीज डिस्कस करने का एक मज़बाना तरीका होता है। यस, ठीक है, आप चीज डिस्कस करें, जरूरी नहीं है कि हम उस चीज को इस तरह डिस्कस करें कि वो बुरी लगे। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है
तो क्योंकि देखिए पुराने ज़माने में भी तो ये चीज़ें होती थी, वरना लोग इलाज कैसे करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में तो ये होता था कि डिस्कस ना करने की वजह से अमवात होती थी, हमने देखा है। अब और फिर देखिए ना, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी सारी चीज़ें, कुरान में हमें कितनी सारी चीज़ें बहुत ओपन तरीके से बताई गई है, उसमें कितनी तहजीब, कितनी शर्म है ना। तो हम भी ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस करने में कोई इशू नहीं है, पर उस चीज़ का पर्दादारी, उस चीज़ की आप उसके अल्फाज इस तरह इस्तेमाल करें कि सामने वाला ऑकवर्ड ना करे। और मैं कहता हूँ कि जो माँ है वो अपने बच्चों से डिस्कस करें, वालिद अपने बेटों से डिस्कस करें, बट ये चीज़ अगर घर में कोई बच्चे फेस कर रहे हैं इन मसाइल को, तो वो अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करें और यूरोलॉजी से ज़रूर कंसल्ट करें, बजाय इससे कि इट्स टू लेट टू डिस्कस। और जितना जल्दी हम बीमारी से आगाही हासिल करते हैं, इलाज भी उतना आसान हो जाता है और सूरत हाल जो है वो गंभीर भी नहीं होती। नाज़रीन, बहुत ही मुफीद बातें हुई। मैं डॉक्टर साहबा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर बार बेपनाह मसरूफियात की बिना पर भी वक्त ज़रूर निकालती हैं हमारे लिए, नाज़रीन के लिए। और एक बात जो हमने बार बार रिपीट की वो था इंटेक ऑफ वाटर। ये पानी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत का शुक्र हम तभी अदा कर सकते हैं कि उसका सही इस्तेमाल करें। ये पानी जो हम ज़ाया कर देते हैं, अगर इसको अपने जिस्म में डाल दें, हम पानी का इंटेक करते रहें, तो आप यकीन जानिए कि बहुत सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजारेंगे। और आपके जिस्म से स्वेटिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, जितनी स्वेटिंग हो उतना पानी का इंटेक करें। और आप खुद जानते हैं कि आपके जिस्म में कोई बीमारी है या नहीं है, आप खुद जानते हैं कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे। ये मुबारक महीना, ये रोज़ा हमें एक बार फिर से मौका फराहम कर रहा है अपने आप को तकवादार बनाने के साथ साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए भी। यकीन जानिए मोहताजी से बड़ा कर्ज कोई नहीं है, मोहताजी से बड़ी लानत मैं समझता हूँ कोई नहीं है। अल्लाह से हर वक्त पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन अल्लाह पनाह उसी को देता है जो अपने आप पे वर्कआउट करता है, क्योंकि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस यकीन और इस अपनेपन के साथ कि हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है ताकि हम दूसरों पे मोहताज ना बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।